हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने राजस्थान के इतिहास में राजवंश जो थे उनके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। लगभग सारे ही राजवंश हमने देख लिए हैं। आगे देखिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण खंड राजस्थान के इतिहास का, क्योंकि हमने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ लिया है, मध्यकाल का इतिहास हमने पढ़ लिया है, रियासत कालीन इतिहास हमने पढ़ लिया है। अब पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खंड की ओर हम जा रहे हैं, वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखो, आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, मैं एक बार टॉपिकों के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, यहां शुरुआत होती है 1817-18 सहायक संधि काल, सहायक संधि काल से। ठीक है, समझ लीजिएगा कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है सहायक संधि काल से। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बारे में। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूं 1857 क्रांति के बाद राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन, किसान एवं जनजातीय आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। फिर मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। यहां जाकर हमारा इतिहास पूरा हो जाता है। उसके बाद देखिए, सिलेबस में एक दो टॉपिक और है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 टॉपिक, जो 5-6 टॉपिक जो है, ये और हम इतिहास में देखते हैं। उसके बाद हमारा इतिहास पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ बचेगा तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान में, या हम नेक्स्ट बात करते हैं सहायक संधि काल की। किसकी बात करते हैं? सहायक संधि काल की। देखिए, आधुनिक राजस्थान की जो शुरुआत होती है, आधुनिक राजस्थान का लेक्चर फर्स्ट अगर हम देखते हैं, या सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा सहायक संधि काल। सहायक संधि काल। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, 3 प्रमुख शक्तियां यहां मौजूद थी। देखो, मैं देख लेता हूं एक एक करके। एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ थे मराठा, और एक तरफ थे शासक। 3 प्रमुख शक्तियां इस समय मौजूद थी सहायक संधि काल। वैसे तो हम सहायक संधि काल राजस्थान के संदर्भ में 1817 से 1818 ईस्वी जो है सहायक संधि काल के नाम से जानी जाती है। देखो, ये जो 3 प्रमुख शक्तियां थी, इन तीनों प्रमुख शक्तियों के मध्य संघर्ष लगातार चल रहे थे। अंग्रेज जो हैं वो मराठों से परेशान थे, मराठा अंग्रेजों से परेशान थे। आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे, आंग्ल मराठा युद्ध, सत्ता के लिए संघर्ष हम कह सकते हैं। और इस संघर्ष में समस्या पैदा हो रही थी किनको? शासकों को। अंग्रेज भी कहीं ना कहीं भयभीत थे। अंग्रेजों ने सोचा कि भाई, अगर भारत में हमें प्रॉपर रूप से शासन करना है
भारत में अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो यहां लोकल या स्थानीय शासकों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मराठों से पार पानी है तो कहां अंग्रेजों का रुख हुआ, किसकी ओर, स्थानीय शासकों की ओर। तो दो चीजें हुई, रियासती राजाओं को अपनी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए और अपना सहयोग लेने के लिए, मराठों के विरुद्ध अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक नीति का सूत्रपात किया गया। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल, मैं बात करता हूं, देखो पहली लाइन, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की नीति सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं इसको, सब्सिडरी अलायंस का सूत्रपात किया। क्यों किया, क्या रीजन था, कारण अगर पूछा जाए आपसे क्या कारण था, देसी राजाओं को अपनी राजनीतिक परिधि में लाना, और साथ में क्या, अपनी सुरक्षा, दोनों बातें हैं। ठीक है, देखो ये नीति या सहायक संधि की नीति का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, देसी राजाओं को अपनी राजनीतिक परिधि में लाना और अपनी सुरक्षा, मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, इस नीति के तहत देखो मराठा जो सबसे शक्तिशाली थे दक्षिणी भारत में थे, और दक्षिणी भारत में एक रियासत थी हैदराबाद के शासक निजाम मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा निजाम को कि भाई चलो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अंग्रेज खुद चलकर कह रहे हैं कि भाई हमसे क्या कर लीजिएगा, सहायक संधि का तात्पर्य और मैं बता देता हूं कि भाई जब हम हमारे ऊपर मराठा आक्रमण करेंगे आप हमारा सहयोग करना, और जब हम आपके ऊपर मराठा आक्रमण करेंगे हम आपका सहयोग करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, तो यह सहायक संधि की नीति थी। इस नीति के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है 1798 ईस्वी की नीति के तहत देश की पहली रियासत हैदराबाद थी, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की। क्लियर? ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने, देश की पहली रियासत हैदराबाद थी जिसने इस नीति के तहत अंग्रेजों से क्या की, सहायक संधि की। आगे चलकर देखो मैं बात करता हूं, इस नीति के तहत राजपुताने की बात की जाए, देखो सही मायने में 1798 की ये जो नीति थी, इस नीति के आने से पहले ही राजस्थान में जोधपुर रियासत के शासक महाराजा विजय सिंह थे, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि करना चाहा, सहायक संधि का प्रयास किया। देखो अब तक मैंने बात की देश में सहायक संधि की नीति का सूत्रपात 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया, पहली रियासत हैदराबाद थी। अब मैं राजपुताना की बात कर रहा हूं। राजपुताना में इस नीति से पूर्व 1781 ईस्वी में जोधपुर रियासत के शासक महाराजा विजय सिंह ने अंग्रेजों से
सहायक संधि करने का असफल प्रयास किया। सहायक संधि करने का असफल प्रयास किया। क्लियर? प्रयास तो किया था, कब किया था? 1781 ईस्वी में। किसने? जोधपुर रियासत के शासक महाराजा विजय सिंह ने किया था। देखो वही महाराजा विजय सिंह है जिसने 1787 ईस्वी में तुंगा के युद्ध में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किया। तो सारी चीजें अब लगभग पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवर्ट करके वीडियो वापस देख सकते हैं, ये सुविधा है आपके पास। ठीक है, असफल प्रयास किया, कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर मैं बात करता हूं आगे चलकर इस नीति के तहत। अब चूंकि पहले मैंने कहा कि इस नीति से पूर्व की बात हम कर चुके हैं, अब मैं इस नीति के तहत बात करता हूं। इस नीति के तहत सर्वप्रथम, इस नीति के तहत सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह और 14 नवंबर 1803 को अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से विस्तृत आक्रमण, रक्षात्मक संधि की। क्लियर भाई? इस नीति का तहत सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह और अलवर के शासक महाराजा बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों से विस्तृत आक्रमण, रक्षात्मक संधि की। क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक संधि की नीति के तहत सबसे पहले राजपूताना की कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधि की। वो थी कौन सी? भरतपुर रियासत। ठीक है, 29 सितंबर 1803 और अलवर रियासत 14 नवंबर 1803। आगे देखो बाकी और रियासतों ने भी धीरे धीरे संधियां की, लेकिन यहां एक समस्या पैदा हुई। समस्या क्या पैदा हुई? जो संघर्ष अब तक किसके विरुद्ध था? अंग्रेज और मराठों में जो संघर्ष चल रहा था, आगे चलकर अंग्रेज और मराठों के मध्य ही क्या हो गई? संधि होगी। तो नेक्स्ट टाइम देखो मैं बात कर रहा हूं 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य, अंग्रेज और मराठों के मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। अब भाई जब ये संधि हो गई तो इन संधियों का, ये जो शासकों से जो संधियां हुई थी, इन संधियों का कोई बड़ा औचित्य नहीं बचा। ठीक है, इस संधि के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली के उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो द्वारा अलवर भरतपुर की संधियों को तो रखा, लेकिन बाकी जो संधियां थी सारी संधियों को क्या कर दिया? भंग कर दिया। हालांकि इन संधियों का भी कोई बड़ा औचित्य नहीं बचा। ठीक है, आप ध्यान करिए, मैंने लसवारी का युद्ध पढ़ाया था। लसवारी के भरतपुर रियासत के इतिहास में लसवारी के युद्ध के समय शासक यहां रणजीत सिंह थे और रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक का सहयोग किया था लसवारी के युद्ध में। और फिर 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि 1805 ईस्वी में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। 1803 ईस्वी में तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था मराठों के विरुद्ध, और उल्टा हुआ 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने मराठों का सहयोग किया अंग्रेजों के विरुद्ध। लॉर्ड लेक के आक्रमण हुआ। आप देखिए, आप कंडीशन देखिए, जो भरतपुर रियासत के इतिहास मैंने पढ़ा है लास्ट वीडियो क्लास में, उसमें 1803 में लसवारी का युद्ध हुआ, उसमें रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया, लॉर्ड लेक का सहयोग किया, और 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक का असफल आक्रमण हुआ भरतपुर पर। ठीक है, परिस्थितियां यहां 1805 के बाद
बदल चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन और कह सकता हूं, इस संधि के बाद, मतलब मराठा और अंग्रेजों की संधि के बाद, ऐसे लिखता हूं, मराठा और अंग्रेजों की संधि के बाद लॉर्ड वेलेजली के उत्तराधिकारी, लॉर्ड वेलेजली के उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो ने समस्त संधियां भंग कर दी। बचा ही नहीं, कोई औचित्य नहीं था संधियों का। जो भी संधियां हुई थी वो क्या हो गई, राजपूताना के जितने भी शासकों से संधियां हुई थी वो सारी संधियां भंग कर दी गई। सिर्फ अलवर भरतपुर रियासत से थोड़ी बहुत जो संधि प्रस्ताव जो हो चुके थे उनको बनाए रखा नाम मात्र के लिए, बाकी सारे संधि प्रस्ताव क्या कर दिए गए, भंग कर दिए गए। तो देखो प्रारंभिक तौर पर यहां ऐसा लग रहा है, प्रारंभिक तौर पर अंग्रेजों को जरूरत थी किसकी, शासकों की। लेकिन आगे चलकर जब अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली है, अब उल्टा हो रहा है। अब मराठा बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, किसके लिए, शासकों को लूटने के लिए, परेशान करने के लिए। मराठों के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। मराठा सरदार जो है 500-700 हजार की सेना लेकर ऐसे घूमते थे कि भाई मदद चाहिए किसी को मदद चाहिए तो हम कर देंगे, पैसे लेंगे इसके बदले, इस प्रकार से। यहां तक कि धन के बदले कभी उस पक्ष से भी धन ले लिया, ज्यादा धन देने वाले के दूसरे के पक्ष में भी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार का लगातार मराठा और पंडारियों की लूट खसोट से शासक क्या आए, तंग आए, बहुत परेशान हुए शासक। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अब तक ज्यादा जरूरत नहीं थी शासक वर्ग को अंग्रेजों की, लेकिन अब उल्टा हुआ। जब मराठों ने लूटना खसोटना स्टार्ट कर दिया तो शासकों को जरूरत पड़ी किसकी, अंग्रेजों की। लेकिन तब तक अंग्रेज, देखो ये घटना 1803-4 की है, 1803 1798 की है। अब लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। देखो 1798 1817 को 20 वर्ष हो चुके हैं। इन 20 वर्षों में अंग्रेज तो इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब उल्टा हो रहा है। इस समय अंग्रेजों को जरूरत थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब जरूरत किसको है, शासकों को जरूरत है, अंग्रेजों को शासकों की कोई जरूरत नहीं है, वो इतने मजबूत और शक्तिशाली हो चुके हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होगा। अभी तक देखो, यहां तक ये सारी चीजें हम देखते हैं। हमारा मोस्टली राजस्थान के संदर्भ में सैक संधि काल तो 1817-18 है, क्योंकि ये संधियां हुई, लेकिन संधियां क्या हो गई, भंग कर दी गई। आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा कि अब जरूरत है किसको, अब जरूरत है राजपूताना के शासकों को। क्यों जरूरत है, क्योंकि मराठों और पिंडारी एक लुटेरों का गुट हुआ करता था। बेसिकली जो भी शासक, जो भी सैनिक जो है अपने शासक से नाराज होता था, उन नाराज सैनिकों का एक गुट होता था, उस गुट को कहते थे पिंडारी गुट। क्या कहते थे, लुटेरों का गुट, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जरूरत है किसको, शासकों को, किसकी, अंग्रेजों की। क्यों जरूरत है, क्योंकि मराठा ने, अंग्रेजों का तो कोई भय बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब मराठों ने आराम से शासकों को लूटना खसोटना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ऐसी परिस्थिति में शासक वर्ग जो है वो पहुंचे तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय देखो 1817-18 के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, कब की बात है ये, 1817-18 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, देखो शासक जो है भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के पास गए कि भाई हमें सुरक्षा दीजिएगा, हम आपसे सैक संधि कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मराठा जो है हमें लगातार लूटते खसोटते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मजबूरी थी और मजबूरी का फायदा आराम से उठाना है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। सही बात तो यह कि ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन जब बार बार रिक्वेस्ट की गई तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि देखिए आपकी बात तब सुनी जाएगी, सबसे पहले आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए। उस संधि के तहत, सैक संधि की नीति के तहत ऐसा नहीं था कि भाई आप अधीनता स्वीकार करिए, वहां सिर्फ यह था कि आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन यहां उल्टा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि भाई जिसको भी सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए, वो सबसे पहले तो हमारी अधीनता स्वीकार करे। अधीनता स्वीकार करने के बाद हमें अत्यधिक धन दे, उसके बाद उसके एवज में हम उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे,
उसकी सुरक्षा के लिए हम आपकी रियासत में सेना भेजेंगे और वह सेना पूर्णतः आप ही के खर्चे पर, पूर्णतः आप ही पर आश्रित होगी। मतलब उस सेना का संपूर्ण खर्चा आप ही उठाएंगे। इसका मतलब नीति चेंज हो गई है। उस समय नीति थी सैक्स संधि की नीति, यहां है लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत 1817-18 ईस्वी में राजपूताना के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की, ये ध्यान रखना। कौन सी नीति के तहत? आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे और नीति सैक्स संधि की नीति थी सब्सिडरी लैंड्स, और यहां आश्रित पार्थक्य की नीति है। ठीक है। और 1817-18 ईस्वी में लगभग राजपूताना की समस्त रियासतों ने अंग्रेजों से क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। कौन सी नीति के तहत? आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। क्लियर हुआ? देखो, इन संधियों को कराने में दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ, मालवा के रेजिडेंट जॉन मॉलकम और कर्नल जेम्स टॉड इस समय भू सर्वे इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे दिल्ली में। कर्नल जेम्स टॉड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। देखो, कहने का मतलब संधियां हुई और संधियों के होने के बाद बेसिकली सैन्य सुरक्षा जब भेजी गई रियासतों में, तो उस सेना के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया, एक पद जनरेट कर दिया गया। वो पद था पॉलिटिकल एजेंट। तो पूरा काम, रियासत में पूरा काम पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में था, या रियासत में सुरक्षा के लिए जो सैन्य टुकड़ी भेजी गई उसके सर्वसर्वा कौन हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो गवर्नर जनरल सबसे ऊपर कौन है? गवर्नर जनरल है। और रियासतों में, नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं, रियासतों में सुरक्षा हेतु पॉलिटिकल एजेंट नामक सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की गई। और इस नियुक्ति में कर्नल जेम्स टॉड का नंबर आया। कर्नल जेम्स टॉड को बनाया गया कहां का? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। तो यहां से आगमन हुआ कर्नल जेम्स टॉड का राजपूताना में। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड भू सर्वे इंजीनियर के तौर पर दिल्ली आए थे। बहुत योगदान रहा इन संधियों को कराने में, और वहां से चलकर वो कहां पहुंच गए? मेवाड़ पहुंच गए। वहां सारी चीजें उन्होंने देखी, फिर वहां से इतिहास लिखना स्टार्ट किया और आगे चलकर राजस्थान के इतिहास के पिता में कहलाए। ठीक है। देखो, मैं बात करता हूं पहली रियासत। इस नीति के तहत, अब वो बातें भूल जाइए आप, अलवर भरतपुर। ठीक है। अलवर भरतपुर ने 1803 में उस समय सैक्स संधि की नीति के तहत की थी। अब मैं बात कर रहा हूं आश्रित पार्थक्य की नीति की बात कर रहा हूं। ठीक है।
तो अब मैं जो भी बात कर रहा हूं आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत बात कर रहा हूं, तो मैं यहां कहता हूं इस नीति के तहत सहायक संधियां करने वाली प्रमुख रियासतें देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं, सबसे पहले नंबर 1 देखता हूं करौली रियासत। कौन सी रियासत? करौली। करौली रियासत ने संधि की 9 नवंबर 1817 ईस्वी को। ठीक है, शासक की बात करता हूं यहां, तो यहां शासक थे हरबख्श पाल सिंह। कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। क्लियर हुआ? देखो, ये राजपूताना की पहली रियासत, यहां मैं कह सकता हूं इस नीति के तहत संधि करने वाली राजपूताना की पहली रियासत। सीधा आंसर पूछा जाएगा, आंसर देना है करौली। अब देखो, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी करके, ध्यान देना पड़ेगा। सहायक संधि की नीति के तहत भरतपुर थी, और आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूताना की पहली रियासत कौन सी थी? करौली रियासत थी। ठीक है, जहां यदुवंशी शासकों का शासन था, यदुवंशी शासकों का शासन। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद देखो, अब मैं आपसे बात करता हूं करौली के बाद एक बार देखो, मैं फिर यहां रिपीट कर देता हूं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत 1817 ईस्वी में राजपूताना के शासकों ने अंग्रेजों से क्या की? संधि की। इन संधियों को कराने में दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ, ये ठीक कर देता हूं मैं, चार्ल्स मैटकॉफ, मालवा के रेजिडेंट जॉन मॉलकम और कर्नल जेम्स टोड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, आगे चलकर कर्नल जेम्स टोड को तो प्रतिफल भी मिला पॉलिटिकल एजेंट के पद के तौर पर। रियासतों में सुरक्षा हेतु पॉलिटिकल एजेंट नामक सैन्य अधिकारी की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इस नीति के तहत संधियां करने वाली प्रमुख रियासतों में सबसे पहली रियासत करौली थी, जिसने 9 नवंबर 1817 को करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह ने अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधि की। क्लियर हुआ? पहली रियासत, राजपूताना की पहली रियासत। वैसे यदुवंशी शासकों का शासन यहां रहता था। अब मैं बात करता हूं अगली रियासत। देखिए, अंग्रेजों ने जब ये संधि की तो मराठा बिल्कुल डाउन हो गए। मराठों ने लूटना खसोटना बंद कर दिया, क्योंकि उनको डर है अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेजों को भाई अभी ये शासक क्या दे रहे हैं? धन दे रहे हैं, सैन्य सुरक्षा दे रहे हैं, और सैन्य सुरक्षा का सारा खर्चा, आश्रित पार्थक्य सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं? यही उठा रहे हैं भाई। ठीक है, तो निश्चित रूप से मराठों ने तो लूटना खसोटना बंद कर दिया, लेकिन पिंडारियों की लूट खसोट अभी भी ऐसे ही जारी थी। पिंडारी अभी भी ऐसे लूटना खसोटना कंटिन्यू उनका जारी था, क्योंकि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि भाई अंग्रेजों से संधि की है या मराठों से, लूटना खसोटना और जंगलों में भाग जाना। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना भाई पिंडारियों का और इलाज किया जाए। कैसे इलाज किया जाए, क्या किया जाए इनके लिए? तो उस परिस्थिति में अंग्रेजों ने पिंडारियों के सरदार थे अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी से कहा, भाई उसको बुलाया कि क्या आप शासक बनने के लिए राजी हो? तो अमीर खां पिंडारी ने कहा कि मैं एक लुटेरा, मुझे कौन शासक बनाएगा? ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको अति शीघ्र क्या करते हैं? शासक बना देंगे। शर्त यह है कि आप लूटना खसोटना क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा। तो अमीर खां पिंडारी ने कहा इससे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है? ठीक है, तो अमीर खां पिंडारी गुट को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक नई रियासत का गठन किया, क्योंकि अब भाई किसी रियासत के शासक को हटाकर तो कैसे शासक बना दे अंग्रेज। ठीक है, तो उस परिस्थिति में एक नई रियासत का गठन हुआ, वो रियासत थी टोंक रियासत। तो नंबर 2 में बात कर रहा हूं आपसे, टोंक रियासत। टोंक रियासत का इसका गठन एवं संधि दोनों बातें।
15 नवंबर 1817 को, 15 नवंबर 1817 ईस्वी टोंक रियासत का गठन भी हो गया और टोंक रियासत ने संधि भी कर ली। शासक, प्रथम शासक अमीर खां पिंडारी। ठीक है, नेक्स्ट कह सकते हैं यह है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से निर्मित, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से निर्मित राजपूताना की पहली रियासत थी, पहली रियासत तथा संख्यात्मक दृष्टि से अठारहवीं रियासत थी। भाई अंग्रेजों के हस्तक्षेप से निर्मित तो पहली रियासत थी, लेकिन टोटल संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी, 18वीं रियासत थी। टोटल रियासत तो 19 थी, 19वीं रियासत कौन सी थी उसकी भी बात आपसे हम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक लाइन और कह सकते हैं, टोंक रियासत, टोंक रियासत राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। 19 में से ये 18 थी, 18वीं थी, आगे चलकर एक और 19वीं झालावाड़ बनी। टोटल 19 में से एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, वो थी टोंक रियासत। ठीक है, तो दूसरी रियासत आपसे देखो, सबसे पहली रियासत करौली संधि की 9 नवंबर 1817 को, 15 नवंबर 1817 को किसने की, टोंक रियासत ने संधि की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 3, कोटा रियासत। इसने संधि कब की, 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। शासक कौन थे, महाराव उम्मेद सिंह। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, राजपूताना की प्रथम राजपूत रियासत, प्रथम राजपूत रियासत जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो पहली राजपूत रियासत की अगर मैं बात करता हूं तो पहली राजपूत रियासत कौन सी थी, पहली राजपूत रियासत थी कौन सी, कोटा। यहां क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है राजपूताना की पहली राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से संधि की, कोटा। क्योंकि इससे पहले 2 रियासत संधि कर चुकी थी, करौली जो यदुवंशी रियासत थी, राजपूत रियासत नहीं थी। राजपूत काल पढ़ाया मैंने आपको, राजपूतों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान पढ़ाया भाई। उसमें देखो चौहान जो है उनका शासन रहा है, हाड़ा चौहानों का शासन कोटा में। ठीक है, करौली रियासत यदुवंशी रियासत थी और टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। तो पहली राजपूत रियासत की बात करता है तो कौन सा आंसर आएगा, कोटा रियासत की बात करेंगे हम। कोटा रियासत पहली राजपूत रियासत थी जिसने अंग्रेजों से क्या की थी, सहायक संधि की। तो देखो 3 बड़ी महत्वपूर्ण है, 3। ठीक है, उसके बाद एक एक करके लगभग राजपूताना की समस्त छोटी बड़ी रियासतों ने अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली। आगे देखो मैं बात करता हूं। तो देखिए पहली 3 रियासत मैंने आपको बताई, करौली रियासत, उसके बाद टोंक रियासत और उसके बाद कोटा रियासत। कोटा रियासत के बाद फिर कुछ और अन्य रियासतों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जैसे जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत के शासक महारावल मूलराज सेकंड थे। हालांकि मैंने जब रियासत काल पढ़ाया वहां इनके बारे में जरूर एक लाइन लिखाई है कि सहायक संधि के समय शासक ये थे। ठीक है, इन्होंने 1818 2 जनवरी 1818 में सहायक संधि की। जोधपुर रियासत के देखो सन्यासी राजा मानसिंह, सन्यासी राजा मानसिंह वही हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय को ग्रहण किया था, जिन्होंने गिंगोली का युद्ध लड़ा था कृष्णा कुमारी के लिए। ध्यान करिए आप, मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के लिए गिंगोली का युद्ध लड़ा महाराजा भीम सिंह ने। ठीक है,
तो और यहां तक कि जब इन्होंने सहायक संधि की थी तो देखो इनके दरबारी विद्वान थे बांकी दास, और बांकी दास ने गीत भी लिखा था, आयो रे अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो रे अंग्रेज मुलक रे ऊपर। जब इन्होंने सहायक संधि की थी अंग्रेजों से तो इन्होंने गीत लिखा था, आयो रे अंग्रेज मुलक रे ऊपर। अगली रियासत है उदयपुर रियासत, 22 जनवरी 1818। और अभी मैं बात कर रहा था एक युद्ध, देखो गिंगोली का युद्ध बड़ा क्लियर करता है इसको। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 ईस्वी में हुआ। किसके लिए हुआ? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इसके लिए हुआ। किस किस के मध्य हुआ? जयपुर और मारवाड़ के मध्य हुआ। अब देखो जोधपुर के शासक तो महाराजा मान सिंह थे, जयपुर के शासक कौन होंगे? सवाई जगत सिंह सेकंड होंगे। ध्यान करिए, देखो जयपुर के शासक कौन है? सवाई जगत सिंह सेकंड। सवाई जगत सिंह सेकंड और महाराजा मान सिंह के मध्य महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के लिए गिंगोली का युद्ध हुआ था। क्लियर हुआ? ठीक है। तो उदयपुर के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह। बूंदी रियासत ने संधि की 10 फरवरी 1818 को, और शासक थे विष्णु सिंह हाड़ा। बीकानेर रियासत की बात करते हैं 21 मार्च 1818, शासक हैं सूरत सिंह। किशनगढ़ रियासत की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1818, शासक हैं कौन? कल्याण सिंह। जयपुर रियासत की बात करते हैं 15 अप्रैल 1818, शासक सवाई जगत सिंह सेकंड। और सिरोही अंतिम रियासत, आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत, ये अभी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया, बीएसटीसी एग्जाम 2020 कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की? वो थी सिरोही रियासत। क्यों सिरोही सबसे पीछे क्यों रहा? उसका रीजन ये था कि सिरोही से लगती हुई जोधपुर रियासत थी, तो जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा मान सिंह। जब ये संधि करने के लिए दिल्ली गए थे तो इसने कह दिया, अरे वो शिव सिंह कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना संधि हो गई, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। ठीक है, तो सिरोही के बजाय, सिरोही के शासक की बजाय कौन? महाराजा मान सिंह ही डन कर आए कि मैं संधि कर, और मैंने जो कह दिया जो फाइनल है। होता है ना कई बार हम इस प्रकार से कह देते हैं कि मैं जो कर रहा हूं फाइनल है। ठीक है, तो ऐसा ही किया महाराजा मान सिंह ने। इधर शिव सिंह ने कहा कि भाई रियासत मेरी, महाराजा मान सिंह कौन होते हैं? संधि करने वाले। ठीक है, तो उस परिस्थिति में फिर वापस संधि हुई, और वो संधि हुई 11 सितंबर 1823 को। तो सिरोही जो है आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। हालांकि देखो यहां झालावाड़ के बारे में भी मैं जिक्र कर देता हूं। झालावाड़ रियासत जो है इसका गठन 1838 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इसके शासक झाला मदन सिंह बनाए गए, झाला मदन सिंह। और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से इसका गठन हुआ, और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से गठित दूसरी रियासत थी। पहली रियासत मैंने आपको पढ़ाई है। पहली रियासत कौन सी थी? पहली रियासत तो टोंक थी, दूसरी रियासत थी। लेकिन देखो ये 1838 ईस्वी में इसका गठन हुआ, तब बहुत लेट हो चुका है, वो उस समय कोई सहायक संधियां थोड़ी थी। ठीक है, उस समय तो परिस्थितियां काफी बदल चुकी थी। तो इस प्रकार से देखो हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख रियासतें और उनसे रिलेटेड सहायक संधियां। ठीक है, देखो या इसी टॉपिक में कुछ 2-4 बातें मैं अन्य महत्वपूर्ण और लिखा रहा हूं आपको, और बात कर लेता हूं। देखिए राजपूताना की 3 रियासतें ऐसी थी, एक रियासत थी बीकानेर, एक रियासत थी जैसलमेर, और एक रियासत थी किशनगढ़। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनको अंग्रेजों ने खिराज मुक्त रखा। ये खिराज मुक्त रखा मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, मैं बात कर लेता हूं, देखो एक करके आपसे। राजपूताना की 3 रियासत, मैं लाइन लिख देता हूं पहले। राजपूताना की जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों को अंग्रेजों ने खिराज मुक्त रखा। इसका मतलब यह है
कि इनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए अंग्रेजों ने कोई धन इनसे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला धन खिराज था। क्यों नहीं लिया? कुछ था ही नहीं इनके पास, ठीक है। पश्चिम राजस्थान में कुछ था ही नहीं बहुत ज्यादा। और मराठों ने भी, नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं, मराठों ने कभी भी जैसलमेर और बीकानेर रियासतों पर आक्रमण ही नहीं किया। लूटना तो दूर की बात है, रियासतों पर आक्रमण ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुछ था ही नहीं। तो उधर देखो उन्होंने खिराज नहीं लिया, इधर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। देखो अब मैं जैसलमेर सॉरी यहां मैं अजमेर की बात और करता हूं। 25 जून 1818 को अजमेर अंग्रेज अधिकारी मेजर ऑक्टर लॉनी ने मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया से प्राप्त कर इसे चीफ शिप क्षेत्र बनाया। केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, चीफ शिप क्षेत्र बोल दो या क्या बोल दो, केंद्र शासित प्रदेश, सीधा अंग्रेजों का अधिकार। क्लियर? देखो हुआ क्या, जब सैक संधियां हुई तो पॉलिटिकल एजेंट राजपूताना में आए, राजपूताना एजेंसी बनाई गई और उसमें रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट आए। तो हुआ क्या कि पॉलिटिकल एजेंट जो मनमानी करने लगे, क्योंकि कोई मराठों के आक्रमण वगैरह का तो भय था नहीं अब, ठीक है। मराठों ने भी लूटना खसोटना छोड़ दिया, पिंडारियों को अलग से रियासत दे दी, तो लूटना खसोटना चोरी लुटेरे ये तो सारी चीज लगभग क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके अलावा सैन्य टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट जो सैन्य टुकड़ी के ऊपर जो पॉलिटिकल एजेंट थे रियासतों में, उन्होंने अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया। उनका काम केवल सुरक्षा का था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करने लगे, राजपूताना के शासकों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। तो बड़े परेशान रहने लगे राजपूताना के शासक, भाई इनका काम सुरक्षा का है, ये यहां हमारे आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो शिकायत पहुंची किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। पॉलिटिकल एजेंट की शिकायत गवर्नर जनरल के पास पहुंची कि भाई इस प्रकार से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ने इन पॉलिटिकल एजेंट को कंट्रोल करने के लिए, देखो मैं 3 पदों की बात कर रहा हूं आपसे। एक तो है गवर्नर जनरल, सर्वा संपूर्ण भारत के ऊपर। एक था पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में, सैन्य अधिकारी, और बीच में था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। सही मायने में जो पॉलिटिकल एजेंट्स की शिकायतें पहुंची गवर्नर जनरल के पास, तो गवर्नर जनरल ने एजीजी एक नया पद जनरेट किया, किसके लिए? पॉलिटिकल एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, देखिए, गवर्नर जनरल ने भारतीय गवर्नर जनरल, लिखता हूं देखिए एक लाइन, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी या प्रेसिडेंसी भी बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंसी की स्थापना की। जिसके प्रथम अधिकारी या जिसका नियंत्रण हेतु एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी नामक पद सृजित किया।
1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी की क्या हुई, स्थापना हुई और इसके नियंत्रण हेतु एजीजी नामक पद सृजित किया गया। अब मैं बात करूं राजपूताना के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे मिस्टर लॉकेट। ठीक है, राजपूताना के पहले एजीजी कौन बने, मिस्टर लॉकेट बने। देखो एजीजी का मुख्यालय 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापित किया गया, जिसे 1845 ईस्वी में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात अब हम कह सकते हैं, 1817 से 1818 ईस्वी का काल सहायक संधि काल, जबकि 1818 से 1857 ईस्वी का काल अधीनस्थ सहायक संधि काल के नाम से जाना जाता है। संधि काल के नाम से जाना जाता है। दोनों बातें देखिए, सहायक संधि काल और अधीनस्थ सहायक संधि काल। सहायक संधि काल तो 1817-18 में सहायक संधि आई तो सहायक संधि काल बोल दिया, और कब तक अधीनता में रहे ये लोग, 1818 से 1857 तक, उसको बोल दिया हमने अधीनस्थ सहायक संधि काल। तो देखो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमने देखा है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको यहां से आज की वीडियो क्लास से देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास है। ठीक है, तो हमने बात कर ली है सहायक संधि काल के बारे में, अधीनस्थ सहायक संधि काल 1857 तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे 1857 की क्रांति अगले वीडियो क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।